हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंधन के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। इसके अलावा और भी बहुत से सब्जेक्ट पर मैंने एमसीक्यूज वीडियो डाली हुई हैं, जैसे कॉर्पोरेट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कम्युनिकेशन है, स्टैटिक्स है और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं जिससे मेरे चैनल पे आपको एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए हो, सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य हैं। मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑल ऑफ दिस। तो वित्तीय प्रबंध जो होता है उसके मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? वित्तीय नियोजन करना, वित्त की व्यवस्था करना, शुद्ध लाभ निविधान या फिर उपरोक्त सभी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वित्तीय प्रबंध होता क्या है। दो शब्द हैं जिनसे आपका मिलकर बना है, एक फाइनेंशियल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मैनेजमेंट। फाइनेंशियल यानी वित्त का मतलब यही है धन की व्यवस्था करना। आपको पता होगा कोई भी बिजनेस होता है, छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए बिना धन के वो बिजनेस नहीं चल सकता। सबसे पहले हमें इस चीज़ की आवश्यकता होती है, कैपिटल की, फाइनेंस की। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट करना, किसी काम को अच्छे से अच्छे ढंग से करना। तो हो जाएगा आपका वित्तीय प्रबंध यानी कि वित्त की व्यवस्था करना। तो इसमें कार्य जो उसके हो जाएंगे, वित्तीय नियोजन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से ही डिसाइड किया जाता है। प्लानिंग में आपको पता ही है, पहले से ही अंदाज़ा लगाना कि भविष्य में, फ्यूचर में कौन सी चीज़ें होंगी और कितनी चीज़ों की आवश्यकता हमको पड़ेगी, उसको पहले से ही डिसाइड करना। तो इसी तरह वित्त का प्रबंध करना, वित्तीय नियोजन करना। वित्तीय नियोजन से हमें तो पता चल गया कि कितने वित्त की, कितने फाइनेंस की आवश्यकता है, लेकिन ये किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा ये पता करना। ये वित्त की व्यवस्था में आ जाएगा कि कितने शेयर्स होंगे, डिबेंचर्स होंगे या लोन लिया जाएगा, कैसे हम वित्त को, फाइनेंस को कलेक्ट करेंगे। फिर आ जाता है शुद्ध लाभ निविधान। इसमें क्या होगा कि अंशधारी जो कि शेयर होल्डर्स हैं उनको लाभ का कितना हिस्सा डिविडेंड के रूप में दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो तीनों ही कार्य वित्तीय प्रबंध में आ जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य हैं लाभ को अधिकतम करना, संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ द अबव। तो जो वित्तीय प्रबंध होता है उसका जो उद्देश्य है लाभ को अधिकतम करना भी होता है और संपत्ति के मूल्य को भी अधिकतम करना है। अल्पकाल की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर हम दीर्घकाल में बात करें, लॉन्ग टर्म में, तो वहाँ पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों ही उसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय निर्णय होते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस आर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस, ऑल ऑफ द अबव। तो जो वित्तीय निर्णय होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। विनियोग निर्णय, वित्तपूर्ति निर्णय, लाभांश निर्णय, उपयुक्त सभी। तो जो वित्तीय निर्णय होते हैं ये तीनों ही तरह के होते हैं। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं उसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं कि कितना हमको फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है और कितना हमको करंट एसेट में इन्वेस्ट करना है। जो वित्तपूर्ति वाला आ जाएगा उसमें देखा जाता है कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, उससे रिलेटेड हमको डिसीजन लेने लगते हैं। फाइनेंसिंग कहाँ से हमको फाइनेंस की इकट्ठा करना है। फिर आ जाता है फाइनेंस कंट्रोल, कि हम जो भी लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका कंट्रोल करना कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में ना लगाए। तो उसके लिए क्या होता है, बजट बनाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। फिर आ जाता है डिविडेंड डिसीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितना भी इनकम हुई उसका कितना हिस्सा या कितने % हमको जो हमारे अंशधारी हैं उनको देना है। तो ये तीनों ही निर्णय आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यवसाय के पुस्तक मूल्य की तुलना में व्यवसाय का वास्तविक मूल्य कम हो तो यह स्थिति कहलाएगी। इफ फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इज लेस दैन बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस इट विल बी ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन, नन। तो जब व्यवसाय का जो पुस्तक मूल्य है यानी जो उसकी बुक वैल्यू है एसेट्स की और उसकी एक्चुअल वैल्यू से क्या है, ज़्यादा दिखा रहा है, यानी कि जो बुक्स बनी है किसी भी व्यवसाय की, किसी बिजनेस की, उसमें जो भी एसेट्स दिखाई गई हैं वो बुक वैल्यू उनकी ज़्यादा है लेकिन उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, कम हो जाती है। तो वो स्थिति कौन सी कहलाती है? तो वो हो जाती है ओवर कैपिटलाइजेशन यानी कि अति पूंजीकरण। और इसके जस्ट अपोजिट में यानी कि उल्टा क्या होता है, जब वास्तविक मूल्य ज़्यादा होता है और बुक वैल्यू कम दिखाई जा रही होती है तो वो क्या हो जाता है, अल्प पूंजीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि आपके वास्तविक मूल्य कम है और बुक वैल्यू ज़्यादा है तो वो हो जाएगा ओवर कैपिटलाइजेशन, अति पूंजीकरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी की अनुमानित वार्षिक आय 50,000 है तथा इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर 12.5% है तो पूंजीकरण की राशि होगी। द एस्टिमेट एनुअल इनकम ऑफ ए कंपनी इज ₹50,000 एंड इन द सेम बिजनेस रेशियो ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12.5%। अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन विल बी 40,000, 62,500, 4 लाख, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये पता निकालना है कि कैपिटलाइजेशन की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। साथ में आपको बता रखा है कि उसकी एनुअल इनकम कितनी है और ये बता दिया है कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12.5%। तो कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है
एवरेज एस्टिमेटेड एनुअल इनकम इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो एस्टिमेटेड इनकम कितनी थी, 58,000 की थी, इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा 12.5%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा 4 लाख। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग आर नेचर ऑफ बिजनेस, अमाउंट ऑफ रिस्क, गवर्नमेंट कंट्रोल, ऑल ऑफ दीज। जो वित्तीय नियोजन होता है, कौन सी चीज़ें हैं जो उसे प्रभावित करती हैं? व्यवसाय की प्रकृति, जोखिम की मात्रा, सरकारी नियंत्रण या फिर उपरोक्त सभी। जो व्यवसाय की प्रकृति है उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि व्यवसाय किस तरह का है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि आपके साल भर चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं। उसी के अनुसार ही डिपेंड करता है कि आपका जो वित्तीय आप योजना बना रहे हैं वो कैसी होगी। जोखिम की मात्रा, रिस्क बहुत रहता है बिजनेस में। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, तो वहाँ पर ज़्यादा जो कैपिटल होती है वो डिपेंड हो जाती है स्वामी की पूंजी यानी कि ओनर्स कैपिटल पर। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादातर लोन कैपिटल पर ही डिपेंड करते हैं। फिर आ जाता है आपका गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकारी नियंत्रण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि गवर्नमेंट उससे रिलेटेड कौन सी पॉलिसीज को बना रही है, उसका भी पालन किसी भी बिजनेस को करना पड़ता है। तो ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदृढ़ वित्तीय नियोजन के लक्षण है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फाइनेंशियल प्लानिंग आर सिंप्लिसिटी, लिक्विडिटी, इकोनॉमी, ऑल ऑफ दिस। तो जो एक वित्तीय नियोजन होता है, एक अच्छे वित्तीय नियोजन के सारे ही लक्षण होते हैं कि सरल भी होना चाहिए, तरलता भी उसमें पर्याप्त होनी चाहिए और उसमें मितव्ययता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूंजी की लागत न्यूनतम है तथा अंश का बाजार मूल्य अधिकतम है, इसे जाना जाता है। व्हेन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड मार्केट प्राइस पर शेयर इज मैक्सिमम, इट इज नोन एज ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, नन। तो जो आपका पूंजी की लागत क्या होगी, कम हो जाएगी और जो शेयर होंगे उसके मार्केट वैल्यू बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो वो कौन सी स्थिति में होता है? अति पूंजीकरण में, अल्प पूंजीकरण से, अनुकूल पूंजी ढांचे से या फिर उपयुक्त सभी। तो ऐसी स्थिति कब होती है? जब अल्प पूंजीकरण की स्थिति होती है, यानी कि संपत्तियों की वास्तविक मूल्य अधिक है लेकिन उसका बुक वैल्यू क्या होती है, कम दिखा रही होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सूत्र से किसकी गणना की जाती है? एक फार्मूला दे रखा है आपका, व्हाट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला? इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन प्रेफरेंस कैपिटल प्लस इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंस। तो ये किसका आपको फार्मूला आपको ये बताना है, सॉल्वेंसी रेशियो का, करंट रेशियो का, कैपिटल गियरिंग रेशियो का या फिर डेब्ट इक्विटी रेशियो का। तो ये जो फार्मूला है वो हो जाता है पूंजी दंतीकरण अनुपात यानी कि कैपिटल गियरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी ढांचे के निर्धारक तत्व हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर फ्लेक्सिबिलिटी, नेचर ऑफ बिजनेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑल ऑफ दीज। तो पूंजी ढांचे से मतलब क्या होता है कि जो भी कैपिटल है आपके बिजनेस के लिए, कैपिटल आपकी ज़रूरत है आपको कैपिटल की, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कितनी उसमें शेयर कैपिटल होगी, कितनी डिबेंचर होंगे, कितनी प्रेफरेंस कैपिटल होगी, इसी से मतलब हो जाता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पर उसके जो निर्धारित तत्व होते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो उसको निर्धारित करती हैं? लोच, पर्याप्त लोच होनी चाहिए। जो भी आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो सिर्फ आज के लिए नहीं, फ्यूचर में भी आपको बिजनेस करना है, तो उसी को सोचकर ही आपको डिसाइड करना चाहिए। व्यवसाय की प्रकृति भी इसमें इंपॉर्टेंट होती है। पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपकी कैपिटल है उसकी कॉस्ट क्या है। आपने एक चैप्टर ही अलग है पूरा आप में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहाँ पर अलग अलग पूंजी की लागत को किस तरह निकाला जाता है आपको डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पे तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।